हेलो फ्रेंड्स, अशोक आइए इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आपको पता है कि हमारी एक पीवाईक्यू एक नज़र पीटी की सीरीज चल रही है जो निरंतर आ रही है। ठीक है, अब क्या है, इसको हमने लगातार कर दिया है कि इसको बिल्कुल भी बंद ना करें। अब अभी तक हम मेंस पर ज़्यादा ध्यान दे रहे थे तो इसको कम कर दे रहे थे, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन आ रही थी, लेकिन अब इसको मैंने कंटिन्यू कर दिया है कि अब ये कंटिन्यू आएगी। 2014 तक के हमने सारे प्रश्न कर लिए थे, 2015 के भी कर लिए हैं कुछ। अब 2015 मतलब पॉलिटी कर लिया है। ठीक, पॉलिटी। और कल मैंने जो है ज्योग्राफी का प्रश्न किया था, आज इकोनॉमी है। इसी तरह से जो है सारे सब्जेक्ट हो जाएंगे। और आप लोग इसको जरूर देखिए, इससे क्या होगा कि आपको फ़ायदा मिलेगा कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आप अपने प्राथमिकता के आधार पर उसको पढ़ रहे होंगे, क्योंकि सिलेबस भी आप देख रहे हैं, पीवाईक्यू भी आप देख रहे हैं, तो आपकी दिशा बिल्कुल सही सटीक होगी। ठीक है, तो हम सीधे चलते हैं सिलेबस पर। तो इकोनॉमी है तो हमें पहले सिलेबस देखना चाहिए। हम सिलेबस से बिल्कुल भी बेवजह की कोई भी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। ठीक, तो हमें पहले सिलेबस देखेंगे तो हमें इकोनॉमी का सिलेबस देखना है प्री का। तो आप देखोगे कि प्री के लेवल पे बहुत ज़्यादा डिफाइन नहीं है, हालांकि मेंस में भी डिफाइन नहीं है, लेकिन हम लोगों को भाई जितना चीज़ें दी हुई हैं कम से कम उसको तो अच्छे से देख लें, उसके बाहर तो ना हो कुछ। फिर इसके अलावा और भी चीज़ें क्या देखनी पड़ेंगी, तो फिर हमको पीवाईक्यू देखनी पड़ेंगी, जो कि हम देख रहे हैं। तो हम सिलेबस भी देख रहे हैं, पीवाईक्यू भी देख रहे हैं। सिलेबस में जहाँ पर हमको लग रहा है कि प्री का सिलेबस डिफाइन नहीं है तो मेंस में जाके देख लेते हैं उसको। तो आप जब प्री और मेंस दोनों को पढ़ लोगे तब आपका जो है एग्जाम निकलेगा, क्योंकि प्री और मेंस दोनों के सिलेबस से आप जो है बहुत अच्छी तरीके से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएंगे। ठीक है, बस ये कि प्रीलिम्स जब नज़दीक हो तो हम प्रीलिम्स पर ज़्यादा फोकस हो जाएंगे, मेंस की चीज़ों को थोड़ा सा दरकिनार कर देंगे, और जब मेंस आएगा तो प्रीलिम्स की चीज़ों को किनारे करके मेंस पर फोकस हो जाएंगे। बस इतना अंतर होता है। ठीक, तो यहाँ लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है कि आर्थिक और सामाजिक विकास। ठीक है, तो मतलब आर्थिक विकास करना है और सामाजिक विकास करना है। फिर डैश लगा, देखिए ये सब मायने होते हैं, डैश क्यों लगा हुआ है। अब आगे देखो कि सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक, कि मतलब ऐसी भी चीज़ें आपको इस्तेमाल करनी है कि वो भविष्य के लिए आपके जो जनरेशन है उसके लिए भी बनी रहे। ठीक, आप पानी को उस तरह यूज करें कि पानी इतना बचा रहे कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी उसको इस्तेमाल कर सके। तो हमें विकास करना है, लेकिन सतत विकास करना है। ठीक, गरीबी को कम करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार जो कर रही है, जो पहले लाती है तो उस पहले के बारे में जो आपको जानकारी रखनी है कि गरीबी कम करने के लिए कौन कौन से प्रयास हुए। ठीक है, समावेशन, ठीक, इंक्लूजन, जनसांख्यिकी, ठीक है, डेमोग्राफिक्स, और सामाजिक क्षेत्र में की गई पहले, सामाजिक क्षेत्र में जो सरकार योजनाएं लाती है, हाँ, कोई पहल कर रही है, कोई प्रोग्राम चला रही है। ठीक है, तो उसके बारे में थोड़ा सा आपको नजर रखनी थी। ये करंट बेस्ड ही पेपर होता है, चाहे मेंस के लेवल पे हो चाहे प्री के। तो आपको प्री में फोकस रहना है तो आप करंट को जरूर पढ़ते रहिए। करंट के साथ साथ करंट का बेसिक पूछ लेता है, जैसे करंट मान लो कोई चल रहा है, मान लो मौद्रिक नीति चल रही है करंट में, ठीक, या रेपो दर आपका बढ़ाया घटाया, तो यूपीएससी क्या करता है कि एक कथन तो आपका करंट का रख देगा, अब बाकी चीजें आपकी ट्रेडिशनल पूछ लेगा। तो वो दोनों हिस्सा आपसे पूछने की कोशिश करता है कि आप केवल करंट ही पढ़ रहे हो कि आप ट्रेडिशनल भी जानते हो। ठीक है, तो यहाँ पर वही चीज़ें बताई जाएंगी कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है, उसके आधार पे आप तय कर पाएंगे। तो हम मेंस के सिलेबस को देखते हैं, क्योंकि प्रीलिम्स का सिलेबस हमें डिफाइन होता हुआ नहीं दिखाई देता है। तो आप मेंस के सिलेबस में देखेंगे तो हम जीएस थर्ड में आप जाएंगे, जीएस 3 में आप जाओगे तो जीएस 3 में आपको इकोनॉमिक के शुरू के 10 पॉइंट इकोनॉमी से संबंधित हैं। ठीक है, तो वहाँ ऊपर हेडिंग लिखी हुई है, या समान अध्ययन के प्रश्न पत्र 3। ठीक, पेन चेंज कर लेता हूँ क्योंकि आप लोगों को समझने में दिक्कत हो रही होगी दिखना। तो फिर प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी, आर्थिक विकास, देखिए आर्थिक विकास है, ठीक, जैव विविधता, पर्यावरण, सुरक्षा और आपदा प्रबंधन। तो हमको आर्थिक विकास तक सीमित रहना है। यहाँ क्या कह रहा है सिलेबस में, पहला पॉइंट भारतीय अर्थव्यवस्था तथा योजना, संसाधनों को जुटाने, प्रगति, विकास तथा रोजगार से संबंधित विषय। ठीक, इन सब चीज़ों को ध्यान रखना, ये पॉइंट है। इन्हीं पॉइंटों को एलिब्रेट कर करके तैयार कर लीजिए, मेंस का भी तैयार हो जाएगा आपका सिलेबस। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस पढ़ते रहिए, मैंने एक बुक लिस्ट बताई है, उन बुक लिस्ट को फॉलो करोगे तो आपका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, फिर समावेशी विकास तथा उससे उत्पन्न विषय, सरकारी बजट। अब बजट देखिए पढ़िए, बजट से क्वेश्चन प्रीलिम्स में डायरेक्ट आ जाता है, अभी मैं दिखाऊंगा। फिर आप फसलों के बारे में जानना है। अब मैं सारा सिलेबस पढ़ूंगा नहीं क्योंकि प्रीलिम्स का है, आपको पढ़ना चाहिए, तो यहाँ पर चीज़ें लिखी हुई आप पॉज करके इसको देख लीजिए। ठीक, फिर इसके बाद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कृषि सहायता, सरकार जो देती है उससे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, न्यूनतम समर्थन मूल्य से बन जाते हैं, एमएसपी से। अभी मैं दिखाऊंगा कि एमएसपी से कैसे क्वेश्चन बने। ठीक है, उससे संबंधित विषय। ठीक है, पीडीएस से बन जाता है, आप देख ही रहोगे सरकार कितने लोगों को अनाज दे रही है, उसका उद्देश्य क्या है पीडीएस का, उसके कार्य क्या है, सीमाएं कहाँ हैं, किन किन चीज़ों किन लोगों को नहीं मिल पाता है, उनमें क्या क्या सुधार हो जाने चाहिए। फिर बफर स्टॉक क्या है, खास सुरक्षा संबंधी विषय क्या है, प्रौद्योगिकी मिशन, पशुपालन संबंधी अर्थशास्त्र। तो ये सब चीज़ें हैं। ठीक, ऊपर भी चीज़ें लिखी हुई मैं पढ़ ही देता हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कि पिछला 5 नंबर टॉपिक पढ़ा, चौथा पढ़ा ही नहीं। तो यहाँ लिखा हो मुख्य फसलें, फिर इसका डैश लगा है। मुख्य फसलों में क्या देखना है कि देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, कैसे फसलें उगाई जाती है, रबी में कौन सी फसल आती है, ठीक है, खरीफ में कौन सी फसल आती है,
फिर जायद में कौन सी फसल आती है। अब इसके बेसिक टर्म प्रीलिम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो प्रीलिम्स जब आप मेंस अच्छे से पढ़े होगे तो प्रीलिम्स में पूछ लेगा, तो आपको ये नहीं होना चाहिए कि मैं प्रीलिम्स में सिलेबस में दिया ही नहीं, कैसे पूछ लिया। तो ये यूपीएससी का जो एग्जामिनर है वो तो आपसे ये अपेक्षा रखता है कि आपने मेंस अच्छे से तैयार कर लिया होगा प्रीलिम्स पहले, तो ही वो प्रश्न ऐसे बनाता है। ठीक, फिर उसके बाद सिंचाई के विभिन्न प्रकार, कौन कौन सी सिंचाई होती है आपको पता ही है कि इरिगेशन, आपको ड्रिप सिंचाई होती है, एक टिकल डाउन जो होती है सिंचाई होती है। ठीक है, इस तरह से जो है सिंचाई के 2-3 प्रकार हैं, उसको बारे में पढ़ लिया। एवं सिंचाई प्रणाली, कृषि उत्पादन का भंडार, परिवहन। ठीक है, कृषि, जब आप कृषि उत्पादन करोगे तो उसका भंडारण कहाँ होता है, स्टोरेज, जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं। ठीक है, फिर एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना तो परिवहन। फिर विपणन, उसका मार्केटिंग कैसी होती है। फिर उससे संबंधित विषय और बाधाएं, उससे संबंधित विषय और बाधाएं। किसानों की सहायता के लिए ई प्रौद्योगिकी, अब आप देख ही रहे होगे, जन आधार मोबाइल। अब आपको सरकार क्या कर रही है, डायरेक्ट किसानों के खाते में पैसा डायरेक्ट पहुंचाई दे रही है। तो ये प्रौद्योगिकी के माध्यम से हम लोग कर पा रहे हैं ऐसा। ई नैम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। ठीक है, ई नैम आपने पढ़ा होगा, है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट हो गया। फिर आप इस तरह से देखोगे तो ये खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, सरकार पार्क भी बना रही है, टेक्सटाइल पार्क अभी चल रहा था चर्चा में, उससे संबंधित प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया। फिर उद्योग कार्य क्षेत्र महत्व। ठीक है, तो ये सब चीजें आप देख लेना, भूमि सुधार है, उदारीकरण है, इस तरह से, और बुनियादी ढांचा, ऊर्जा, बंदरगाह, सड़क, विमानपत्तन और रेलवे। फिर निवेश मॉडल, इससे संबंधित भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हैरे डॉमर मॉडल क्या है, बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर मॉडल क्या है। ठीक, तो ये जो है आप पढ़ना अच्छे से। सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं, क्योंकि मैं अगर मेंस का सिलेबस एलिब्रेट करूंगा तो बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हमको केवल मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी यहाँ पे। ठीक है, तो सीधे हम प्रश्न पे चलते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न का मैं उत्तर नहीं बताऊंगा, केवल आपको ये बताऊंगा कि प्रश्नों को पढ़ते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि हम जब भी अपना सिलेबस पढ़ें, जब भी अपनी बुक्स पढ़ें, तो उससे जो है आपको ये जानकारी मिल जाए कि आप जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो आपके काम की हो। ठीक, मतलब बेवजह की चीज़ें आप ना पढ़ पाएँ, तो वो कैसे तय होगा, आपने सिलेबस देख लिया, मेंस का सिलेबस देख लिया, इसके ऐसा आपको पीवाईक्यू देख लिए, मेंस के भी पीवाईक्यू आप मैं करा ही रहा हूँ, आप देखना भी और अपने स्तर से भी देख सकते हो, तब आपको एक दिशा तय मिल जाएगी कि नहीं ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो प्रश्न पढ़ते हैं, वर्ष प्रतिवर्ष निरंतर घाटे का बजट रहा है। अब इसका मतलब बजट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बजट से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मेंस के सिलेबस में दिया भी हुआ है। ठीक, तो घाटे को कम करने के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी कार्रवाइयाँ की जा सकती हैं। ठीक, तो राजस्व में कमी। अब आपको राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, ये जब आप बजट पढ़ोगे तो वहीं पर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, पूंजीगत व्यय। फिर नई कल्याणकारी योजनाएं क्या होती हैं, इनके बारे में। फिर सब्सिडीज का बारे में पता होना चाहिए, उद्योगों का विस्तार। तो ये शब्दावलियों के बारे में यहीं पर अच्छे से ध्यान लो, ना पता हो तुरंत गूगल करो, देख लो। तो आपको क्या पढ़ना है, बजट पढ़ना है। बजट की जो भी शब्दावली आप जा करके अपने सिलेबस में जहाँ से भी पढ़ रहे हो, बुक्स से पढ़ रहे हो तो बुक्स देखिए, किसी संस्थान से जुड़े हो तो उनका नोट्स देखिए, वहाँ पर देखिए और बजट को आज जा करके खत्म कर लीजिए। तो पहला टॉपिक आपको क्या पढ़ना है, बजट पढ़ना है। ठीक, फिर दूसरा क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नकदी मतलब कि लिक्विडिटी की समस्या निम्नलिखित में से किसकी अनुपलब्धता से संबंधित है। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय नकदी की बात कर रहा है, लिक्विडिटी की बात कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, तो पहले वस्तु और सेवाएं, सोना और चांदी, डॉलर एवं अन्य दुर्लभ मुद्राएं। ठीक है, निर्यात और सरप्लस बेसिस। ठीक है, तो इसके बारे में आप जा करके पढ़िए कि लिक्विडिटी क्या होती है, अंतर्राष्ट्रीय लिक्विडिटी क्या होती है, उसी में आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद कृषि उत्पादन में कास्ट मतलब लकड़ी, कास्ट का मतलब क्या होता है, लकड़ी के हलों के स्थान पर इस्पात मतलब लोहे के हलों का उपयोग निम्नलिखित किसका उदाहरण है। अब क्या है कि आपने लकड़ी का इस्तेमाल किया और यहाँ लोहे का है, तो लकड़ी की जगह आप लोहे का इस्तेमाल करोगे तो लोहे ज़्यादा लंबे समय तक चलेगा और मजबूत भी होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से जुताई कर पाओगे, है ना, खेतों की। तो लकड़ी की जगह हमने लोहे का इस्तेमाल किया, तो वो क्या क्या काम करेगा, मतलब उसका उदाहरण क्या है, श्रम बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी है, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी है, पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी है, और उपयोगी में से कौन सी है। तो जब आप इसके बारे में ये देखिए क्या होता है कि आप इसको बढ़िए जाकर के, पूंजी घटाने वाली प्रौद्योगिकी कौन कौन सी होती है, पूंजी बढ़ाने वाली प्रौद्योगिकी कौन कौन सी होती है। फिर ये क्या है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जब आप अच्छे से जब सिलेबस पूरा पढ़ लोगे तो ये क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ये आप जा करके किसमें पढ़ो, 9th क्लास की NCERT आप पढ़ोगे इकोनॉमी की, उसमें आपको मिल जाएगा ये। सीधे चलते दूसरे क्वेश्चन पे। अब मुद्रास्फीति, अब आपको जा करके इन्फ्लेशन पढ़ना है। ठीक है, इसे संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मुद्रास्फीति का नियंत्रण केवल भारत सरकार का उत्तरदायित्व है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण भारतीय रिजर्व बैंक की कोई भूमिका नहीं होती है। घटा हुआ मुद्रा परिचालन मनी सर्कुलेशन मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है। बढ़ा हुआ मुद्रा परिचालन
मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायता करता है, इस तरह से है। तो आपको मुद्रास्फीति पढ़नी है, ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिक जानने को मिल जाएंगी, क्योंकि यही सब चर्चा में भाई महंगाई बढ़ रही है, विरोध होता है, ठीक है, विरोध होता है, ठीक। तो इस तरह से आप जो है देख सकते हो कि जिस चीज़ों को विरोध हो रहा है तो सरकार भी ध्यान देती है, और यूपीएससी ने भी ध्यान दिया कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हो कि केवल महंगाई महंगाई केवल चिल्लाते रहे हो। आप लोगों को दिमाग होना चाहिए कि महंगाई को हम क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, मुद्रास्फीति में क्या परिवर्तन करेंगे, मुद्रास्फीति कम हो जाए, है ना, इस तरह से। फिर इसमें देखिए भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बैंक दर क्या होती है, अब ये शब्दावली है, जब आप बैंकिंग पढ़ोगे तो ये शब्दावलियाँ आपको मिलेंगी। फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होता है, ये भी आप देख लीजिए, ठीक है। लोक ऋण क्या होता है, पब्लिक डेट। लोक राजस्व पब्लिक रेवेन्यू क्या होता है, ये सब चीज़ें जब आप पढ़ोगे ये शब्दावली जान लो। बैंकिंग इसका मतलब बजट पढ़ लें, बजट आपको पढ़ना है, मुद्रास्फीति पढ़ना है आज, और बैंकिंग पढ़ना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको आज पढ़नी है। जब आप इतना कंप्लीट कर लोगे तो ऑटोमेटिक आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि मैंने पीवाईक्यू के साथ, अभी तो 2015 के पीवाईक्यू देखा है, जब आप तैयार कर लोगे तो फिर 2016 का पीवाईक्यू हल करोगे तो आपको आधा से ज़्यादा समझ में आ रहा होगा पीवाईक्यू भी, और आप हल कर लोगे तो कॉन्फिडेंस भी आपको अच्छा मतलब फील होगा, ठीक है। फिर चलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार। पिछले दशक में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि लगातार बढ़ती रही। अब यूपीएससी कभी भी प्रश्न ऐसे पूछता है, जैसे मान लो कि आपने देखा कि 2016 में जीडीपी क्या रही, फिर 2017 में क्या रही, 18 में क्या रही, 19 में क्या रही, 20 में क्या रही, फिर यूपीएससी पिछले 5 साल का लगातार पूछेगा। अब आपने देखा होगा, आपको आंकड़े नहीं याद करने, आपको ये याद रखना है कि मान लो 2016 में 100 रुपये जीडीपी रही, मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। 2017 में 105 रही, 2018 में 110 210 रही, ठीक है। फिर 2019 में 300 रही, और 2020 में कितनी कर दी हमने, फिर 100 मान लो 95 रही, ठीक। अब आपसे पूछ रहे लगातार बढ़ता रहा है, तो आपको ये देखना है कि लगातार बढ़ता तो रहा है लेकिन 2020 में कम हो गया। तो जब कम हो गया तो ये कथन आपका गलत हो जाएगा। इसी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ, ये गलत है कि नहीं गलत है वो आप तय करना, ठीक है। फिर पिछले दशक में बाजार कीमतों पर सकल घरेलू, एक होता है फैक्टर कॉस्ट पर, मतलब रियल जीडीपी आप निकालते हो, एक होता है मार्केट प्राइस पर, वर्तमान संदर्भ में निकाला जाता है, ठीक। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ना। तो आप जाइए जीडीपी के बारे में पढ़ो, नेशनल इनकम पढ़ो, नेशनल इनकम होगी, बजट हो गया, फिर इन्फ्लेशन हो गया, इन्फ्लेशन, फिर इसके बाद बैंकिंग हो गया। तो ये 4 चीज़ें तो हो गई, ऐसे ही आपका जो तैयार हो जाएगा। फिर इसके में भारत में इस्पात उत्पादन उद्योग निम्नलिखित में से किसके आयात की अपेक्षा होती है। अब ये शब्दावली पढ़ो, सोरा क्या होता है, सेल फॉस्फेट क्या होता है, कोक कारी क्या होता है, उपयुक्त सभी, कोकिंग कोयला, ठीक है, कोकिंग कोयला क्या होता है, इनके बारे में पढ़ो। ये दरअसल क्या होता है, करंट में चल रही होती है, सब चीज़ें ये पूछ लेता शब्दावली, ठीक। फिर आपको रुपए की परिवर्तनीयता क्या है, इसके बारे में पढ़ो। इसको पढ़ोगे रुपए की परिवर्तनीयता तो आपको ये शब्दावलियाँ यहाँ से समझ में आ जाएंगी। फिर इनके कथन पढ़ना पॉज करके, कि रुपए के नोटों के बदले सोना प्राप्त कर सकना, मतलब इसी परिवर्तनीयता के बारे में बताया है, ठीक। फिर निम्न की तरफ से कौन औद्योगिक कर्मकारों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स सीपीआई नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स निकालता है, कौन निकालता है, भारतीय रिजर्व बैंक निकालता है क्या, आर्थिक कार्य विभाग निकालता है क्या, श्रम ब्यूरो निकालता है क्या, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग निकालता है क्या। तो अब आपको यहाँ ये सीखने को मिला कि यूपीएससी किसी भी संस्थान के बारे में पूछ सकती है। तो जब आप सीपीआई पढ़ोगे तो आपको पता होना चाहिए कौन सीपीआई निकालता है, डब्ल्यूपीआई कौन निकालता है। तो जब आप महंगाई पढ़ोगे तो आपको ये सब चीज़ें आपको वहीं पर इन्फ्लेशन में देखने को मिलेंगी। फिर ठीक है, फिर भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया, मतलब रेगुलेट किया जाता है, किसके अधीन, कौन से अधिनियम के थ्रू इसको रेगुलेट किया जाता है। तो कृषि उत्पादों कौन से अधिनियम के थ्रू, तो आपको इसके बारे में पढ़ना है, देखना है कि ये किस अधिनियम के द्वारा है। फिर ये सारे अधिनियम पढ़ लेना है। आवश्यक वस्तु अधिनियम अभी 2020 में काफ़ी चल रहा था जब महामारी आई थी, है। फिर राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम क्या है, कृषि उत्पाद अधिनियम 1937 क्या है, खाद्य उत्पाद आदेश 1956 और मांस तथा खाद्य उत्पाद आदेश 1973 ये क्या है। तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा जान लो, गूगल में बहुत ज़्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। फिर गन्ने की उचित लाभप्रद कीमत एफआरपी को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है। अब ये क्वेश्चन कल मैं टेस्ट एक दे रहा था तो वहाँ पर मुझे देखने को मिला ये। तो ये टेस्ट देते समय मुझे एफआरपी मिल गया। तो ये एफआरपी क्या होता है इसको पढ़ा। फिर इसके बाद एमएसपी क्या होता है, एमएसपी में और एफआरपी में अंतर क्या है। एफआरपी में केवल गन्ना ही आता है कि कोई और भी फसल आती है, इसके बारे में। फिर एमएसपी में कौन कौन सी फसलें आती हैं उन फसलों के नाम देख लो कि 22 फसल हैं कि 23 फसल हैं कि 24 फसल हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये देखो कि एमएसपी में तिलहन की कितनी फसल हैं, फिर दलहन की कितनी फसल है ना, फिर खाद्यान्न की कितनी फसल हैं,
तो ये जब इनको जानोगे तब आपको बढ़िया से तैयारी होगी। फिर अगली बार जब क्वेश्चन आएगा तो इनसे संबंधित कैसा भी बनाए क्वेश्चन आप कर लोगे। तो इस तरह से आप तैयारी करो। फिर इसमें ये भी देख लो कि कौन इसकी वो करता है, कृषि लागत और कीमत आयोग करता है क्या, ये कृषि मंत्रालय करता है, ये कृषि उत्पाद विपणन समिति करती है, कौन करता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति करती है। तो इसके बारे में आप अच्छे से पढ़ो। एमएसपी को कौन करता है, उसी बहाने एमएसपी को भी जान लीजिए भाई। अगली बार हो सकता है कि एफआरपी यहाँ से हटा करके एमएसपी लिख देगा कि एमएसपी पर निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इनमें से कौन सा होता है, क्वेश्चन ऐसे तो बनते हैं। ठीक है, जब भारत रिजर्व बैंक सांविधिक तरलता स्टेचुरी एसएलआर को 50 आधार बेसिस 50 आधार अंक कम कर देता है, मतलब कि एसएलआर को थोड़ा सा कम किया, तो इसका मतलब एसएलआर का मतलब क्या होता है कि आपको जो है बैंक को अपने पास ही कुछ % रुपीज रिजर्व करके रखना होता है। एक सीआरआर होता है, कैश रिजर्व रेशियो, ये आरबीआई के पास जमा करना होता है। ठीक है, एसएलआर को अपने पास ही जमा करना होता है कि मान लो आरबीआई ने कर दिया कि 20% बैंक को अपने पास ही रखना है कि कल को मान लो बैंक दिवालिया हो जाए, कुछ स्थिति बिगाड़ जाए तो वो पैसे से वो अपनी स्थिति को सुधारने का काम कर सकती है। एसएलआर के बारे में पढ़ो कि अगर कम हो जाती है तो इसका मतलब आपको मान लो 20% थी पहले, आप कह दिया कि आपको 19.5% रखना है, मतलब 50 बेसिस पॉइंट कम कर दिए। तो इसका मतलब 50 पैसे जो बचे तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, ऋण बांट सकते हो, दूसरों को ऋण दे दोगे। तो क्या हो जाएगा, भारत की जीडीपी विकास दर प्रबल रूप से बढ़ेगा, विदेशी संस्थागत निवेशक हमारे देश में और अधिक पूंजी लगाएंगे, अनुसूचित वाणिज्य बैंक अपने उधार देने की दर को घटा सकते हैं, इससे बैंकिंग व्यवस्था की नकदी में प्रबलता से कमी आ सकती है। तो इनको बढ़ाओ कि भाई 50 बेसिस पॉइंट अगर कम हो जाएंगे तो इसका मतलब लोगों को लोन ज़्यादा मिलेगा, जब लोन ज़्यादा मिलेगा, ऋण ज़्यादा मिलेगा तो ऋण को वो निवेश करेंगे, और जब निवेश करेंगे तो भारत की जीडीपी या भारत की ग्रोथ बढ़ेगी। तो इस तरह से आप देखोगे तो आपको लगेगा पहला ही क्वेश्चन सही है। हालांकि आंसर मैं यहाँ नहीं बताने जा रहा हूँ, पहले आपको जो है समझना है कि है क्या चीज़। ठीक, फिर राष्ट्रीय नवप्रवर्तन प्रतिष्ठान भारत नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन इंडिया NIF के बारे में लिखे कथनों पर विचार कीजिए। अब इसके बारे में पढ़ना है ये क्या चीज़ है, रोक करके। ठीक है, फिर 8 मूल उद्योगों के सूचकांक इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज में निम्नलिखित में से किसको सर्वाधिक महत्व दिया गया है। कोयला को दिया गया कि उर्वरक को दिया गया, विद्युत दिया गया, इस्पात दिया गया। इनमें कॉमन सेंस भी लगता है, तो इनको ध्यान से पढ़ोगे तो कॉमन सेंस भी अप्लाई होगा। लेकिन पहले उससे पहले हम यहाँ कॉमन सेंस बिल्कुल नहीं बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे, सिर्फ आपको ये बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या है। तो आप उन कोर 8 मूल उद्योगों को पढ़ो जा करके। फिर उसके बाद फिर आ गया जीडीपी क्वेश्चन। किसी देश की कर से जीडीपी मतलब टैक्स से जो प्राप्त जीडीपी होती है के अनुपात में कमी क्या सूचित करती है। आर्थिक वृद्धि धीमी होना, राष्ट्रीय आय का कम सामयिक इक्विटेबल वितरण होना। तो फिर जीडीपी आप पढ़ोगे तो जीडीपी को अच्छे से पढ़ लोगे तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। फिर प्रधानमंत्री जनधन योजना 2015 का क्वेश्चन, 2015 में आई थी ये योजना, है ना। तो इससे संबंधित यूपीएससी ने प्रश्न पूछ लिया। तो जनधन योजना उस समय करंट का विषय, तो इसका मतलब आपको करंट में जो भी योजनाएं चल रही उसको पढ़ना है। अब ये तो क्वेश्चन कर लोगे 2015 का, लेकिन अगली बार हो सकता है किसी और योजना पे सरकार बना दे क्वेश्चन। तो इस तरह से आप करोगे तो आपका बहुत अच्छी सी पकड़ बन जाएगी। तो आपको मैंने बता रहा हूँ कि पहले आपको क्या पढ़ना है, नेशनल इनकम पढ़ना है, इन्फ्लेशन पढ़ना है, बैंकिंग पढ़ना है जाकर, ठीक, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। फिर इसके बाद बजट पढ़ना है। ये 4 चीज़ें आपको जाकर के पढ़ना है, ठीक, बहुत अच्छे से ये पढ़ लोगे। इसी नेशनल इनकम में ही आपको जीडीपी जीएनपी वगैरह भी जानने को मिल जाएगा, ठीक। इस तरह से आप पढ़ोगे। फिर 8 कोर इंडस्ट्री पढ़ लेना इसी बहाने, कौन कौन सी, उनमें सबसे ज़्यादा किसका वेटेज है। इस तरह से सीपीआई डब्ल्यूपीआई मतलब इन्फ्लेशन पढ़ोगे तो वहीं पर आपको मिल जाएगा। डब्ल्यूपीआई में क्या थोक मूल्य सूचकांक होता है, तो इसमें क्या सर्विस आती हैं, क्या सेवाएं आती हैं क्या, या सीपीआई में सेवाएं वस्तु दोनों आते हैं क्या। इस तरह से आप जानोगे तो हो जाएगा। तो इस तरह रखते हैं यहीं पर। धन्यवाद।